अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हम बात कर रहे थे, पता है क्या, अफगानिस्तान से हार जो है ना हमारे जहन हमारे दिल से नहीं निकल पा रही, हमें लेकर बैठ सी गई है। एंड ऑब्वियसली आई मेट सो मेनी पीपल येस्टरडे इन द जिम एंड अदरवाइज टू, और हर कोई कह रहा था आपने हमारे दिल की भड़ास नहीं निकाली। हालांकि इतनी काफी भड़ास निकाली है, मैंने कहा काफी तो निकाली थी। कल के शो के बाद तो मुझे लग रहा था कि मे बी एटलीस्ट इफ आई स्पीक फॉर माय ओन सेल्फ वी शुड गो अ लिटिल इजी ऑन आवर टीम, क्योंकि अभी भी वहां है। और फिर मुझे अंदाजा हुआ हुमा कि हमने काफ़ी कुछ कहा, बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई, हमने पे अपने राय का इजहार किया, सिकू, अब्दुल रज़ाक भाई, एवरीबडी ऑब्वियसली तनकीद ही की, लेकिन लोगों को इतना रंज है कि वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे, उससे भी उन्हें था कि नहीं आपको और बताना चाहिए था, आपको और टू बी ऑनेस्ट वो कह रहे थे आपको और सुनानी चाहिए थी। मैंने कहा क्या हो सकता है, बस जो होना था वो तो हो गया। हमारे सुनाने और इतना कुछ करने से कोई फर्क पड़े तो अभी इट्स टू इमीडिएट राइट नाउ। टीम उधर है अभी, आपको पता है बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं। अभी फ्राइडे को हमारा नेक्स्ट मैच है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इतना भी नहीं सुनाना चाहिए ना कि अगला बिल्कुल जो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा हो वो भी बैठ ही जाए, तो लिहाजा वैसे आई डाउट कि उन तक ये राय पहुंचती होगी। एग्जैक्टली, सो राय जहां से जा रही होगी वहां से जा रही होगी। हम तो खैर वो अवामी बात करते हैं, हम तो आपस में बात कर रहे हैं ना, जो एक सेंस है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा वैसे मतलब ओवरबोर्ड होने की कोई खास जरूरत नहीं है, बिकॉज इंशाल्लाह वी हैव सीन आवर टीम टेकिंग टर्न अराउंड एज वेल। बेहतर भी तो खेलते हैं ना, बहुत अच्छा भी खेलते हैं। साउथ अफ्रीका का मैच देख के ना मुझे और हॉल चढ़ रहे थे, बहुत डर लग रहा था, टेंशन हो रही थी, घबराहट हो रही थी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो तो मतलब लुक एट द स्कोर दैट दे मेड। खैर आईसीसी वर्ल्ड कप में पैदर पे हम 3 बार हार चुके हैं, और 3 बार हारने के बाद वही हो रहा है हमारी टीम के साथ जो किसी भी शिकस्त खुर्दा टीम के साथ होता है, और वो ये है कि बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। फील्डर्स और कप्तान और खिलाड़ियों में कोऑर्डिनेशन ना होना, कप्तान की टीम पर गिरफ्त ना होने की शिकायत है, टीम में साथ साथ गर्मा गर्मी की खबरें भी फैल रही हैं। मुझे नहीं लगता ये कहाँ से आई हैं, बस आई हैं। और पीसीबी ने खिलाड़ियों में ऑल्दो किसी भी लड़ाई की तरदीद की है, लेकिन कप्तान बाबर आजम ने वाज़े तौर पर फील्डर्स और बॉलर्स को कसूरवार ठहराया था। हालांकि बहुत से एक्सपर्ट्स की नज़र में वो खुद और बल्लेबाज ही कसूरवार है, लेकिन फील्डर्स तो यस आई एग्री, फील्डर्स थे, लेकिन जितने बॉलर्स थे उससे ज्यादा शायद बैटर्स थे। बाबर को हम यहाँ से अगर आवाज पहुंच जाए तो हम कहना चाह रहे हैं कोई ऐसा एवेन्यू नहीं है जो बड़ा जबरदस्त था और बाकी दो ने बिठा दिया। नो, ऑल ऑफ देम वर लाइक ठुस या जब आप अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी 3-4 ओवर करते हैं, तो प्रेशर दूसरी टीम पे आता है। हम कोशिश करेंगे कि एंड तक जो हमारी बेस्ट क्रिकेट होगी वो खेलें, और अभी काफ़ी मैचेस हैं, हम कोशिश करेंगे अगर ये जितने भी मैचेस हैं उसको जीतने की कोशिश करें, और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। फील्डिंग में देखें, फील्डिंग जब भी आप करते हैं वो सिर्फ एटीट्यूड से होती है, और एटीट्यूड मुझे नज़र नहीं आ रहा टीम से, क्योंकि वहाँ पे आपको एफर्ट चाहिए होती है, आपको एक्स्ट्रा फिट होना पड़ता है, और फोकस ऑन बॉल पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी और सोचों में रहें, और जब बॉल आता है तो क्योंकि एज अ फील्डर आपको वहाँ पे प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। तो भैया आप कप्तान हैं, आप यहाँ मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने आकर ये कह रहे हैं कि एटीट्यूड मुझे फील्डर्स में नज़र नहीं आ रहा, प्रोएक्टिव नहीं है, फिट नहीं है। You are the one who is also partially responsible for everything that is happening, because अगर फिट नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है, तो आपने उसके तदारुक के लिए क्या किया? क्या आप बिरयानियाँ ही खिलाते रहे सबके साथ मिलके और खाते रहे, या फिर आपने कहा कि लड़कों enough of these बिरयानियाज़ and कढ़ाईज़ and everything, we are on a strict diet, we are on an international tour, हमें एक कैलोरी जो हम ले रहे हैं उसे काउंट करना है, क्या प्रोटीन है, क्या कार्ब है, क्या अदर थिंग्स हैं, ये आपने सब कुछ किया। तो अभी मैं बाबर को सुन रही थी ना, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमें गुस्सा इसलिए चढ़ा हुआ है बिकॉज हमारी परफॉर्मेंस इस वक्त 0 है, अदरवाइज वी लव देम, मतलब मुझे एक दुख ही हो रहा है कि बाबर हैज टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन इन इंडिया। मतलब एक वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके दौरान उनको ये एक्सप्लेनेशंस जो हैं ये देनी पड़ रही हैं। बड़ी अफसोस की बात है और बड़ा मुश्किल भी है। दूसरी बात, आप बिरयानियों एंड ऑल दैट की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऑप्शनल फिटनेस भी, यू रिमेंबर इस किस्म की भी बात थी कि आप अपनी ट्रेनिंग करें, एक ऑप्शनल भी था, तो किसी ने क्या अवेल नहीं किया वो? व्हाई आरंट दे इर्द गिर्द इतने ज़्यादा अब
इतनी टीमें इंडिया में आई हुई हैं, अब तो खैर ज़रा लेट हो गया है, लेकिन इतनी टीमें आई होगी हैं, अब तो आप नज़रों के सामने देख सकते हैं कि अगले की फिटनेस का लेवल क्या है, उसकी फिटनेस कितना उसके प्ले को असर कर रही है। तो ये चीज़ें वी नीड टू रियली टेक इट इन चीजों से हमें सीखने की जरूरत है। आइकॉनिक आदमी अच्छा है ना फिटनेस को लेकर, तो क्यों परफॉर्म कर रहा है? वो है विराट कोहली। मतलब वो 100 बना ले, वो 150 बना ले, उसके बाद वो फील्डिंग कर ले, उसकी फुर्ती, वो 150 जब बनाता है तो वो चौके छक्के तो मारता ही है, लेकिन उसकी डबलें जो होती हैं ना, दुकियां, वो भी देखने वाली होती हैं। हमारे यहाँ कौन है? रिजवान शायद लेते हैं, मगर ही इज नॉट एज विराट। हाँ, सो ये सारी सूरत हाल है। विराट कोहली की फिटनेस जो है ना वो उनमें नज़र आती है, वो इतने एजाइल है, उनका दिमाग जो है वो मतलब ही लुक सो अटेंटिव, और बिल्कुल कहीं नहीं लगता कि उन्होंने जब वो मैच में होते हैं जितने घंटे, तो वो 110% लगता है कि वो उधर ही फोकस्ड हैं। और जिस तरह बाबर का कल कहना था कि पता नहीं फील्डर्स जो है हमारे क्या सोच रहे थे, तो वो फील्ड में नज़र भी आ रहा होता है कि वो दिमागी तौर पे कहीं और पहुंचे हुए हैं। Seems like, so, ये चीज़ें they need to be taken care into. Probably they have given up way too early than they should have. ऐसा क्यों हमें फील आ रही थी? इवन अफगानिस्तान के मैच में भी बाबर seemed like he is trying, मोटिवेट करते थे, बैकअप करते थे, लेकिन किसी पे कोई असर ही नहीं होता था। So something is wrong ना then? अच्छा, अफगानिस्तान से आपको पता ही है ये शिकस्त जो है वो हम सारी मुल्क ही फील कर रहा है, मामूली बात नहीं है। और इसलिए चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंजमामुल हक और साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात की, और उन्होंने आने वाले दिनों में मजीद साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स से मिलने का अज़म भी जाहिर किया है, ताकि वो कुछ आई गेस एडवाइस ले सकें, कुछ पास ऑन कर सकें। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट का अब आगे क्या होगा वो तो चंद हफ्तों में पता चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में अभी 4 मैचेस बाकी हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। बाबर 11 के सेमीफाइनल में रसाई के इम्कानात जो हैं काफी कम है, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। वी आर एट नंबर 5 राइट नाउ। कोई अपसेट होगा तो हम ज़ाहिर ऊपर आ जाएंगे। जुमे को पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका का सामना करेगी चेन्नई में, आज वेंसडे, सो परसों, जो बैटिंग पावर हाउस सर्टनली कहलाती है। कल आपने इसका अमली मुजाहिरा देख ही लिया, बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका मैच था। 382 रन्स का उन्होंने पहाड़ खड़ा किया, और डीकॉक ने इवेंट में तीसरी सेंचुरी मुकम्मल की और 174 रन की इनिंग खेली है। और प्रीटीज़ की हालिया परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए भी पता नहीं एक डरावा है या एक पैगाम है या एक वार्निंग है, एक अलार्म है, क्या है, लेकिन है ज़रूर ये। दिस इज़ द लेवल ऑफ अदर टीम्स हु आर परफॉर्मिंग इन द वर्ल्ड कप। हम 280 एंड समथिंग या 282 पे समझते हैं कि बड़ा डिफेंडेबल स्कोर हमने बना लिया। आपके मुंह से जब 282 निकला है ना, तो क्योंकि हम उससे ज़्यादा शायद बोल भी नहीं सकते ना, तो बाकी टीमें जो आई हुई है ना वो जीतने आई हैं, वो खेलने आई हैं, उनको पता है कि 300 से नीचे तो कुछ बनाना ही नहीं है। मतलब ये वो पिचेस हैं, ये वो ग्राउंड्स हैं जहाँ 300 से नीचे कुछ बनाना तो गिविंग अवे द मैच वाली बात है। इन दिस डे एंड एज 300 से नीचे मींस 200 से नीचे। सो इट इज़ एज एक ज़माने में जो होता था ना, हाँ बस 250 बना लिया तो डिफेंडेबल स्कोर होगा। अब 300 से कम बना तो इसका मतलब है 200 से कम वाली सूरत हाल है, क्योंकि द क्रिकेट हैज़ इवॉल्व्ड टू, द बैटर्स आर बेटर देन बिफोर, यू नो एवरीथिंग साइंटिफिक हो रही है। क्यों ये बल्लेबाज बेहतर हो रहे हैं? अच्छा। क्योंकि एक एक चीज़ कैलकुलेट हो रही है, उनके एक एक शॉट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट होती है कि कितनी फोर्स और कितनी पावर से ये बॉल को ग्राउंड के बाहर मार सकते हैं, बिकॉज साइंस के एडवांसमेंट के साथ खेल में भी एडवांसमेंट हो रही है। बहुत कुछ हो चुका है, मुझे तो कभी कभार लगता है। बल्कि सवाल मेरा ख्याल है माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, सुहेल इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, एकदम से एक दिमाग में एक चीज़ आई, आर वी इवन यूज्ड टू प्लेइंग 50 ओवर्स मैचेस? मुझे तो लग रहा है कि वो लथार्जी जो है ना वो 20-25 ओवर्स के बाद सारे प्लेयर्स में नज़र आना स्टार्ट हो जाती है, कि उनको बड़ा मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो क्या हम टेम्परामेंटली हम क्या यूज्ड टू ही नहीं रहे अब के हम ओडीआई 50 ओवर्स करें? देखें, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा, आपने सुबह सुबह हमें याद किया। मसला ये है कि जीत जो है ना वो बहुत सारी खामियों को छुपा देती है। हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीनों में जिन छोटी टीमों के खिलाफ खेल रहे थे वहां हम जीत रहे थे, और हमारी रैंकिंग भी ऊपर जा रही थी, और हमारी जो खामियां थी ये सामने आ नहीं रही थी या उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा था। अब एशिया कप के बाद
जब टीम हारने लगी तो एक के बाद एक। अच्छा, ये सोहेल इमरान बैठे हुए, ये आपको कल भी हमने जियो पे एक शो किया था, उसमें भी बात की थी। ये फिटनेस का आज जो चर्चा हो रहा है, ये फिटनेस का दरवाजा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल से बंद किया हुआ है, इसलिए कि जब मिसबाउल हक हटे उसके बाद वो यो टेस्ट और दूसरे टेस्ट, हालांकि उसमें भी बाज लोगों को जिनको उन्होंने क्लियर करना होता था उनको क्लियर कर देते थे, लेकिन बहरहाल टेस्ट एक फिटनेस का कल्चर था। अब आप देखें ना, टीम जब हैदराबाद लैंड की और उसके बाद बेंगलोर गई, हम बिरयानी, चापें, कढ़ाइयाँ, इन चीजों को हाईलाइट्स कर रहे थे। भाई आप वर्ल्ड कप खेलने आए हुए हैं, एक डाइट का एक प्लान होता है। और भट्टी साहब, हम तब भी ये कह रहे थे कि इनके ये इंटरव्यू आने चाहिए कि बिरयानी मैंने तो 5 साल से खाई नहीं है। मतलब वो वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि कराची की बिरयानी बेहतर है। यू नो, वंस इन अ ब्लू मून ठीक लगता है, लेकिन मुसलसल इन चीज़ों पे फोकस ऑकवर्ड लगता है उन पर्टिकुलरली लोगों को, खास तौर पर जो ये समझते हैं कि एवरीथिंग दैट यू टेक इनसाइड योर बॉडी, एवरी इनटेक मैटर्स। भट्टी साहब, एक चीज़ जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक, जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो क्या टीम के साथ हमारा कोई शेफ न्यूट्रिशनिस्ट होता है? सबसे पहले तो हमें ये बताएं, जो हमारे मुताबिक और उस प्ले के मुताबिक कोई खुराक हो, वो तो ऐसा होता नहीं है। कोई कैलोरी काउंट का निजाम है इनकी यहाँ कि हाँ जी ये लिखा हुआ है, ये डाइट चार्ट है हर खिलाड़ी का। ये एक सीरियस सवाल है भट्टी साहब। देखें, पाकिस्तान टीम इस वक्त जो ट्रैवल कर रही है, चले हम इसी पे आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर सोहेल सलीम, वो टीम के साथ हैं, ट्रेनर साथ हैं, फिजियो साथ हैं, हर चीज इनको एक ऐसी डिवाइस दी गई है जिसके जरिए ये जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं या जितनी कैलोरीज उनकी उस दिन बढ़ती हैं, वो सारा मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि प्लेयर्स खुद भी तो प्रोफेशनल हैं। जब आप वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इस बात पे बहस मुबाहिसा 3 महीने से कर रहे थे कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बढ़ा दें, और तकरीबन 57 से 58 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। एक कैटेगरी के जो हमारे 3 प्लेयर्स हैं, बाबर, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, ये ले रहे हैं। चलें, क्रिकेट में पैसा आ रहा है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन जब आप अंडर परफॉर्म करेंगे और 3.5 साल से कप्तान होने के बाद आज फिटनेस का शिकवा करेंगे, तो इसके तो देखें बाबर आजम खुद जिम्मेदार हैं। मेरे ख्याल में उस दिन बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब हम यहाँ पर हारे अफगानिस्तान से, वो मेरे ख्याल में बहुत ही इमोशनल सीन थे। मैं शायद आप वहाँ बैठे हुए वो चीज़ नहीं देख सके जो मैंने अपनी आंखों से वो चीज़ विटनेस की, तो मेरे ख्याल में वो तकरीबन रोने वाले हो गए थे। तो मेरे ख्याल में इमोशंस में वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हकायक बयान कर दिए जो नॉर्मली क्रिकेटर्स बयान करते नहीं हैं। लेकिन बाबर आजम अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपनी टर्म एंड कंडीशन मनवा रहे थे, तो आज अगर टीम हार रही है, लेकिन तो न्यूट्रिशन टीम के साथ लेनी चाहिए दूसरों पे जिम्मेदारी डालने से पहले, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि भाई एक अब्दुल्ला, एक बात जो ये अपने ग्रुप को खिलाए चले जा रहे थे, छोटी बड़ी किसी भी टीम के साथ। जी भट्टी साहब, अब्दुल्ला एक बात, मैं आपने जो शुरू में अफगानिस्तान की हार की बात की ना, मैं तो यहाँ चेन्नई में मौजूद हूँ, मैं, फैजान, अतीक, हमारे और कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं। हमने कल यहाँ के न्यूज चैनल्स पर जिस तरह उस जीत की सेलिब्रेशन, ड्रेसिंग रूम की सेलिब्रेशन, काबुल की सेलिब्रेशन, एज ए पाकिस्तानी हमें भी दुख हुआ कि यार हम सर दुख छोटा वर्ड है, हमें एम्बैरेसमेंट जी, हाँ, लेकिन ये हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। अच्छा, हाँ। सोहेल इमरान हमारे साथ हैं, जरा ये बताएं अंदर की बात, क्योंकि ये जो हमें खबरें मिल रही हैं कि कुछ प्लेयर्स के बीच में भी कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ लड़ाइयाँ या बहस वगैरह ऐसी चीजें हो रही हैं, हो रहा है ऐसा? और पीसीबी को आखिर तरदीद की है, तो उसकी वजह क्या बनी सोहेल भाई? अब्दुल्ला के आपके सामने है कि जब भी पाकिस्तान टीम को किसी भी इवेंट में शिकस्त होती है, आप पिछले साल की बात ले लें, एशिया कप में इंडिया के हाथों शिकस्त की बात ले लें जो हमें बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त हुई थी, और अब एक मरतबा फिर जब हमें ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई, इंडिया के हाथों शिकस्त हुई, तो ये कोई नॉर्मल चीज़ है। मैं इसको उस तरह नहीं लेता हूँ कि जी दस्तों गिरबान हुए होंगे ड्रेसिंग रूम में, नो डाउट
बाबर आजम ने जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, तो डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम के जो एक चार दीवारी है उसके अंदर भी उन्होंने इसी तरह के किया होगा, अपने ख्यालात का इजहार किया होगा। और ज़ाहिर अगर उन्होंने बॉलर्स और फील्डर्स को कहा है तो डेफिनेटली बॉलर्स और फील्डर्स को इस बात को बुरा भी लगा होगा, जैसे हम महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो जिस तरह की बयान किया जा रहा है या जो कुछ कहा गया है कि जी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, एक दूसरे को गालम गलोच, इनमें मुझे तो कोई सदाकत नज़र नहीं आती है। डेफिनेटली जब कोलंबो में हुआ था, मैं वहाँ पर मौजूद भी था, डेफिनेटली मैं ड्रेसिंग रूम में मौजूद तो नहीं था, लेकिन जिस तरह तस्दीक हुई थी क्रिकेटर से, तो उसमें कुछ फास्ट बॉलर्स ने जब उन्होंने तनकीद की थी कप्तान बाबर आजम ने, तो उन्होंने खूब बुरा महसूस भी किया था। और जब उनकी बारी आई थी बोलने के लिए तो उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया था। ये चलता रहता है, ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। ये आप इसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। मुझे तो हैरानगी इस बात की हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैच वाले दिन इस इशू की तरदीद नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ आपकी टीम मैदान में उतरी है, क्योंकि ये खबर इतनी फैली भी नहीं थी जितनी पीसीबी की तरदीद की वजह से फैल गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस वजह से है कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और पाकिस्तान, खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब ये सोशल मीडिया के प्रेशर से निकल जाएगा तो आप यकीन माने, माजिद भाई भी मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में फ़र्क आ जाएगा। आप कहते हैं कि आपकी बातें नहीं पहुंचती, आपकी बातें मनोअंत पहुंचती हैं उनके पास, एक एक फ़िक्रा पहुंचता है। सुहेल इमरान ने क्या कहा, हुमा ने क्या कहा, अब्दुल्ला ने क्या कहा, माजिद भाई ने क्या कहा, एक एक चीज़ उन तक पहुंचती है। आप ये इस गलतफहमी में मत रहें कि उनके तक नहीं पहुंचता। इससे अंदाज़ा लगाएं, उनके एजेंट पहुँचाते हैं, उनके बहन भाई पहुँचाते हैं, और वो ख़ुद भी देखते हैं। हर वक्त उनके हाथ में मोबाइल होता है, या तो बॉल होती है जब ग्राउंड में होते हैं, उसके अलावा उनके हाथ में मोबाइल होता है और वो हर वक्त स्क्रॉल करके देख रहे होते हैं कि किसने क्या कहा है। मैंने 2-4 रोज पहले एक ट्वीट किया था, तो मेरे एक दोस्त को मुझे पैगाम पहुंचाया गया कि अब तुसी भी साढ़े नाल लंच करोगे। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके ऊपर इस तरह की चीज़ों का प्रेशर नहीं होता? और पाकिस्तान आइडियली हम यही तसव्वुर कर रहे थे कि वो जरा मीडिया और सोशल मीडिया से ड्यूरिंग द टूर्नामेंट थोड़ा सा दूर रहते होंगे, और ये शायद प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, बिकॉज दीज थिंग्स आल्सो टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस। सुहेल, ये बताइएगा कि कल ज़का अशरफ की जो मुलाकात हुई है इंज़मामुल हक के साथ और आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ, क्या बातें हुई, क्या डिसाइड हो रहा है उधर? हुमा, सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं, हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये बुरा लगे, ये मुलाकात कल नहीं हुई है। ये मुलाकात जुमे के रोज़ हुई थी। मैंने रिपोर्ट भी किया था, टिकट्स भी चले थे, स्टोरी भी हुई थी कि ये मुलाकात जुमे के रोज़ हुई थी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेली थी। उसकी कोई तस्वीर नहीं बनी थी, कोई वीडियो जारी नहीं की गई थी। अब साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की जानिब से या जो सोशल मीडिया था उसके ऊपर थोड़ा सा तनकीद हुई, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल शाम के वक्त में ये प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि साबिक क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात हुई है और हम बहुत फ़िक्रमंद हैं, हम आइंदा मुस्तकबिल के लिए प्लेयर्स डेवलपमेंट करेंगे। और बाकी जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, अभी हमने पहले मरहले में इन क्रिकेटर्स को बुलाया है, उनके साथ मुशावरत की है, हमारा फोकस उनकी राय के ऊपर होगा। और आइंदा हम वसीम अकरम को बुलाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त तनकीद भी कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, वकार यूनुस को बुलाएंगे, उमर गुल को बुलाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं जो समझता हूँ पर्सनली, हो सकता है किसी को बुरा लगे, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था कि जो तनकीद हो रही है उसकी उससे तवज्जो हटाई जाए और बताया जाए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, छाड़ दी जाए बेसिकली। क्योंकि हमें तो कभी समझ नहीं आ रहा था, जुमे को ये मुलाकात होना, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच भी है, अभी तो अफगानिस्तान से भी नहीं हारे थे, बताना। अब ये वैसे बातें, ये मुलाकातें, ये प्लान, ये पहले होने चाहिए थे। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने गई भी है, बुला के आओ जी चले मिलके प्लानिंग करते हैं। ये क्या टाइमिंग है इस प्लानिंग की? जी मुझसे पूछ रहे हैं अब्दुल्ला? जी सुहेल भाई से। अच्छा सुहेल जी, अब खुद देखें ना, अब कल क्या तुक बनता था इसका प्रेस लिस्ट जारी करने का, और उससे पहले जैसा मैंने कहा कि वो आपने तरदीद कर दी एक उस झगड़े की जिसको बहुत कम लोगों को पता था और पूरी दुनिया को आपने बताया कि इस तरह पाकिस्तान। चलें झगड़ा पूछते हैं जरा भट्टी साहब, मतलब जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा तू मैं ही हो गई होगी। वो बाबर ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बॉलर्स और फील्डर्स को जिम्मेदार ठहराया, कोई भी नेचुरली बॉलर होगा उसको बुरा लगेगा कि भाई आप अपनी बल्लेबाज के तौर पर जिम्मेदारी तो लेते, कप्तान के तौर पर तो लेते, फिर हमें पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि इनकी वजह से मैच आ रहे हैं। उन्होंने बेसिकली यही कहा इन अदर वर्ड्स कि हम बॉलर्स और फील्डर्स की वजह से मैच आ रहे हैं। तो क्या यही वजह बनी? हमने देख ही लिया ना बैटर्स का, तो बैटर्स पे तनकीद क्यों नहीं?
देखिए अब्दुल्ला, बाबर ने तो तनकीद की मैच हारने के बाद, लेकिन यहाँ पर जब अफगानिस्तान का मैच शुरू होने में शायद 1 घंटा रह गया था और लोग टॉस का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया रिलीज आ जाना, उसके बाद यहाँ जो लोकल मीडिया था, खासतौर पर इंडियन जर्नलिस्ट जो थे, उनके भी कान खड़े हो गए कि पाकिस्तान के कैंप में वो तो इस किस्म की स्टोरी की तलाश में थे। स्टोरी बजाय कहीं से का आइडिया था। मैं हैरान हूं कि अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ और पीसीबी रिलीज कर रहा है प्रेस रिलीज कि हमारे खिलाड़ियों में कोई लड़ाई नहीं है। मतलब बहुत टाइमिंग इज वेरी बैड, वेरी ऑफ। देखें, बिल्कुल बहुत गलत टाइमिंग थी। और आप देखें कि इंडिया के सारे अखबारात में, उनके न्यूज चैनल्स पर वो स्टोरी हेडलाइंस में बन गई, वरना जिस तरह सोहेल कह रहे थे, वो एक शख्स ने अपने तौर पर सोशल मीडिया पे एक कहानी डाली, अगर उसमें सदाकत भी थी। देखें, हारने के बाद हम तो साल से ये जर्नलिज्म कर रहे हैं, जब भी पाकिस्तान टीम हारती है इस किस्म की स्टोरीज, आज नहीं, आज से 20 साल पहले भी इसी किस्म की स्टोरीज आती थी, कुछ में सदाकत होती थी और कुछ में इसी तरह बेपरकी उड़ाई जाती थी, लेकिन टाइमिंग्स गलत थी। अच्छा, डैमेज कंट्रोल क्या होता है? या तो आप पहले उसको संभाल लेते जब वो सोशल मीडिया पे आया, या फिर अब प्लेयर्स के साथ मुलाकात करना चेयरमैन का, बिल्कुल मुलाकात करें, लेकिन वर्ल्ड कप चल रहा है, अब ये मुलाकात की तुक बनती नहीं है। टीम वापस आ जाए, फिर आप बैठकर ठंडे दिमाग से सोचें। यहाँ पर पाकिस्तान के 6-7 सहाफी आए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीसीबी की जो यहाँ पर मैनेजमेंट आई हुई है टीम के साथ, वो पाकिस्तानी सहाफियों को तो इस तरह नजरअंदाज कर रही है। हालांकि कल ऑफ डे था, आज भी कोई इंटरेक्शन नहीं है। हमें कहा जाता कि भाई आप मिकी आर्थर के साथ बैठ जाएं, उनसे कोई बात कर लें, वो हमें समझा देते, बाबर आजम या कोई मोहम्मद रिजवान समझा देते, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को यहाँ पर दूर रखा जा रहा है पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स के साथ, और इस तरह के उल्टे सीधे प्रेस रिलीज जारी करके एक अजीब और गरीब कैफियत से दो चार किया जा रहा है। और जो कहानी बिल्कुल जिसमें दम नहीं था, उसको खुद ब खुद शेयर सुर्खियां देकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वाकई आप लोग जो एक कंटिंजेंट का हिस्सा हैं, एज इन चंद ही पाकिस्तानी लोग गए हुए हैं ना टीम और मैनेजमेंट के अलावा, और पाकिस्तानी सहाफी हैं, उनको तो 1 यूनिट के तौर पर बिहेव करना चाहिए कि भाई ये जो भारतीय मीडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है या बेपर की उड़ा रहा है, आप लोग हमारा मौकिफ दुनिया तक पहुंचाएं। ये जो हमारी ईगोज हैं ना, और ये जो हम अपने आप को सॉरी टू से कुछ समझते हैं बिला वजह, मीडिया उड़ा रहा है, व्हाटएवर, क्यों ना उड़ाए भाई, उनको तो एक मौका मिला है। ये तो अक्ल हम में होनी चाहिए ना कि ये टाइमिंग ऑफ है, इस वक्त ऑलरेडी टीम हमारी स्ट्रगल कर रही है, ऊपर से उन लोगों की कोई लड़ाइयों की बातें भी, बेशक कोई हेयर से र्यूमर हो तो हम उसको सीमेंट कर दें ये कह के कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बड़ी बहुत ही टॉप मैनेजमेंट से अजीब ये जो हमारे लोग हैं ना, दे आर आईज एंड ईयर्स, इनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था और कहना चाहिए था भाई ऐसा कुछ नहीं है। और ऑब्वियसली जब मैच हार रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पोस्टमार्टम तो होगा ना ड्रेसिंग रूम में जाके नेचुरली। एक अब्दुल्ला, अभी आप जो थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, अगर पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देख लें तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट या ड्यूरिंग सीरीज सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन करने पर प्लेयर्स पर पाबंदी है। लेकिन हर प्लेयर, चलें सोशल मीडिया देखने पर तो पाबंदी नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी ट्वीट्स उठा के देख लें, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं। बिकॉज इनको ये जिसे कहते हैं ना, ठीक है, अच्छे थे, अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अच्छे थे, इनकी तारीफ भी होती थी, चाहे वो एक अलग बहस है, छोटी टीमों के साथ परफॉर्मेंसेस देते थे, लेकिन इनको इतना बड़ा कर दिया और ये इतने बड़े अपने तय हो गए कि ये अब अपने आप को किसी के सामने जवाबदेह समझते नहीं हैं। भट्टी साहब बिल्कुल किसी को जवाबदेह नहीं समझते। असल में अब्दुल्ला, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया है ना, जब ये 5 स्टार लग्जरी में ये प्लेयर्स दाखिल होते हैं, टीम मैनेजमेंट के लोग दाखिल होते हैं, उनको रेड कारपेट हर जगह मिलता है, चार्टर्ड फ्लाइट्स में सफ़र करते हैं, उनके आगे पीछे सिक्योरिटी एहलकार घूम रहे होते हैं, तो वो जो दुनिया है ना, उस दुनिया में जब ये दाखिल होते हैं, अब आप इनको टीम से ड्रॉप करें 6 महीने के लिए, जब ये घर चले जाएं, फिर आप देखिएगा कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो जमीन पे आ जाते हैं। अच्छा, वी नीड टू कंक्लूड इट। सोहेल, सिर्फ फाइनली ये बता दें कि ये जो हम अपनी टीम की माशाल्लाह बातें कर रहे हैं और टेंशन्स भी हैं, कभी हारने में ये सब कुछ हो रहा है, बाकी टीम्स जो इंटरनेशनल टीम्स होती हैं, दिस इज हाउ दे रिएक्ट और इंटरैक्ट, ये सब कुछ नॉर्मल है?
देखिए, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं जो कि काफ़ी 5 मरतबा कम अज़ कम उसने टाइटल हासिल किया हुआ है। जब वो पहले 2 मैचेस हारी थी तो वहाँ पर भी मीडिया की जानब से उनके ऊपर ज़रूर तनकीद हुई थी, लेकिन आप यकीन माने कि जिस तरह की उनके क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ना तो उनकी हवाले से कोई तरदीद की, ना कुछ ऐसी खबरें जारी की। आप पूरा उठा के देख लें, जब वो पहले 2 मैचेस हारे थे और बहुत ज़्यादा उनके, लेकिन साबिक क्रिकेटर्स ने बड़ी कंस्ट्रक्टिव किस्म की उनके ऊपर तनकीद की थी और उन्हें तस्लीम भी किया था, लेकिन कोई झगड़े वगड़े की कोई खबर नहीं आई, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं होता। और उसके बाद देखें उसी टीम ने लगातार 2 मैचेस हासिल की और इस वक्त हमसे वो ऊपर बैठी हुई आ रहा है। उसका नीदरलैंड के साथ मैच है, हमारा चौथे और 5वें नंबर के लिए मुझे लगता है कि उनके साथ ही जो दौड़ जारी रहेगी। इसके अलावा That is all the time, Sohail bhai, we have Bhatti साहब, thank you so much for your time as well. इंग्लैंड आप देखें डिफेंडिंग चैंपियन है, लड़ाइयाँ उनमें भी हो रही होंगी नेचुरली। जब आप हार रहे होते हैं, मुसलसल तो फटे होते हैं, उनका बोर्ड ये नहीं कहता कि नहीं हमारी तो कोई लड़ाई नहीं हो रही। प्रेस रिलीज में मतलब हम इवन बिफोर कहेंगे कि मैनेजमेंट को देखें कि क्या हरकतें उधर हो रही हैं। सो दैट्स वेरी स्ट्रेंज। इजराइल की गजा में नस्लकुशी जारी है और रोज़ हम जब आपसे बात कर रहे होते हैं तो जो लोग जान से गए हैं, शहीद हुए हैं फ़लस्तीनी, उनकी तादाद और बढ़ चुकी होती है, सैकड़ों में बढ़ चुकी होती है। और आज सुबह की सिर्फ बात करें तो इसराइली फ़ज़ाई हमला हुआ है एक और कम अज़ कम 16 फ़लस्तीनी मज़ीद शहीद हुए हैं। आज सुबह होने वाले फ़ज़ाई हमले में इसराइल ने आज सुबह शुमाली गज़ा में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। वस्ती गज़ा में अल नुसैरिया कैंप और जनूब में खान यूनिस पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला हुआ है और हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं, दर्जनों हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं। और ट्रेजेडी ये है, इंसानी अलमिया ये है कि इन शहीद होने वालों में ज़्यादातर एक बड़ी तादाद या बच्चों और ख़वातीन की है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा आपको पता है कि वल्नरेबल किसी भी दुनिया में क्राइसिस हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, क्लाइमेटिक क्राइसिस हो, तो ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे ही मुतासर होते हैं और इधर एग्जैक्टली यही हो रहा है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अली इमरान हमें बता रहे हैं, जो कि एक्चुअली वो वहाँ पहुँचे भी हुए हैं, इसराइल के बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहाँ भी कशीदा सूरत हाल है। जी, गज़ा में क़यामत का मंजर है और जो डेथ टोल है, शहादतों की तादाद है, वो सिंगल डे में 700 से ज़्यादा 704 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। और इनफैक्ट अब ये हमास और इसराइल से की जंग से ज़्यादा कत्ले आम और नस्ल कुशी का मंजर हो गया है गज़ा में जो पेश हो रहा है पूरी दुनिया के सामने। एक बहुत ही ज़्यादा सफ़ाकियत का मुजाहरा किया जा रहा है जिसमें हॉस्पिटल्स अटैक हो रहे हैं। और आज जो सूरत हाल होगी शाम में, रात में, कि फ्यूल ख़त्म हो जाएगा हॉस्पिटल से और जो भी वेंटिलेटर्स पे मौजूद ज़ख्मी मौजूद हैं या ये कि नन्हे बच्चे जो इंक्यूबेटर्स में मौजूद हैं, उनकी सांसें अनफॉर्चुनेटली उखड़ना शुरू हो जाएंगी। लाकू खान ने भी ग़ालिबन हॉस्पिटल्स को इस तरह से नहीं अटैक किया होगा जिस तरह से अभी इस मॉडर्न दौर में हो रहा है कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स तो छोड़े, एनिमल राइट्स की बातें होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी, नाम नहाद इंटरनेशनल कम्युनिटी महज इस बात पे अग्री नहीं करवा पा रही इसराइल से कि फ्यूल किसी तरह से उन स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में जा सके, जो बहुत ही एक सिंपल सी बात है कि 4, 5, 8, 10 ट्रक चले जाए। अब इमदाद का ये हाल है गज़ा में कि सिर्फ 8 ट्रक, और वो भी काफ़ी डिले के बाद इसराइल ने बसों पेश से काम लेते हुए महज 8 ट्रक्स एंटर किए। 20 लाख आबादी के लिए सिर्फ 8 इमदादी ट्रक, और जिसमें मेडिसिन भी शामिल हैं, वो उन्हें भेजे हैं। और ये अगर हम लोकली पाकिस्तान की बात करें तो ये 8-10 ट्रक तो लंगर में बढ़ जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल यहाँ पे मुख्तलिफ मौक़ों पे होती है। तो ये जो ऊँट के मुँह में ज़ीरे वाली जो इमदाद है, यही सिलसिला वहाँ पे जारी है। गज़ा में क़यामत का मंजर है, जबकि यहाँ पे सदर लबनान में भी झड़पें जा रही हैं। हिज़्बुल्लाह के 6 मुजाहिदीन जो हैं वो शहीद हुए हैं इसराइल से झड़पों में, और इसराइल का कहना है कि उन्होंने हिज़्बुल्लाह की 2 साइट्स को हिट किया है। जी, नहीं देखे जाते विजुअल्स, पर्टिकुलरली जिसमें बच्चे ज़ख्मों से चूर, या तो उनकी माँ उनसे लिपट कर रो रही होती है या माँ जिंदा ही नहीं होती और वो अपनी माँ की लाश के साथ बैठे होते हैं। जो महज़्ज़ब दुनिया अपने आप को सो कॉल्ड महज़्ज़ब कहती है, सिविलाइज्ड वर्ल्ड, वो ये सब होने दे रही है, और ना सिर्फ होने दे रही है बल्कि इसको इनकरेज कर रही है, साइडें ले रही है। मतलब ये लिटरली इसमें एक ही साइड है लेने वाली,
कि ये नहीं होना चाहिए और ये सारा इन्फ्लुएंस और फोर्स यूज़ करके इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए और इजराइल को समझाना चाहिए कि ये बात, ये 2-3 हफ्ते पुरानी बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और इसको अब सेटल कर दें। कभी कभार हमारी कुछ खबरों में फिगर्स ऐसे आ जाते हैं कि हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या हम ये सही पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा अब हम आपको ये वार्निंग दे रहे हैं कि अवाम जो है ना वो गैस की कीमतों में इजाफे के लिए कमर कस लें, क्योंकि ईसीसी ने गैस की कीमतों में 193% तक इजाफा जो है वो मंजूर कर लिया है। ये इजाफा वैसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मुख्तलिफ हुकूमतें, ये जो अभी बरसर इक़्तिदार हुकूमत थी निगरान हुकूमत से पहले, उससे पहले वाली हुकूमत भी इसे टालती रही, सो सभी टालते रहे। अब ये इजाफा नागुज़ीर हो चुका था। क्या वाकई नागुज़ीर था? इसी पर बात करते हैं। साबिक़ चेयरमैन FPR और माशी तज्ज़ियाकार शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शब्बर साहब, आपने वक्त दिया। शब्बर साहब, काफ़ी अरसे से गैस कीमतों में इजाफा मुतवक्के तो था, लेकिन क्या इतना ही इजाफा करना ज़रूरी था जितना किया गया है? और आवाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा दीजिए कि कब से ये मामला टाला जा रहा था और अगर साथ साथ किया जाता तो एकदम इतना बोझ ना लगता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गैस के अंदर जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सब्सिडी दे रही थी वो अब हमें IMF प्रोग्राम में वायबल नहीं है और उसको हमें एडजस्ट करना है, मगर इसको तमाम सारिफीन पे एक तरह जो एडजस्ट करना वो ठीक नहीं है। मेरा ज़ाती व्यू है कि इंडस्ट्रीज़ और जो बिल्कुल कम खर्च करने वाले हैं उनको इजाफ़ा कम करना चाहिए था, और जो अमीर लोग हैं और ख़ास तौर पे घरेलू सारिफीन हैं उनका ईंधन का बिल आज भी बहुत कम है और उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा चार्ज करना चाहिए था। और ये मगर जिस तरह मैंने पहले कहा, गवर्नमेंट के पास अब इस पे सब्सिडी देने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। राइट अच्छा, ये भी बता दें कि हमने ये भी देखा है कि एक बार फिर कुछ मखसूस इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन दी गई है, तो उनके लिए सब्सिडीज़ में कोई कमी नहीं की गई। तो क्या पाकिस्तान की माशी हालत इस बात की इजाज़त देती है कि किसी भी वजह से हम किसी को भी सब्सिडी दें और किसी को ना दें? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हमें फ़ैसला करना पड़ेगा कि हमें कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी देनी है या नहीं देनी। इसमें 2 मिसालें हम अगर सामने रखें तो हमें चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। एक मिसाल है फर्टिलाइज़र की और एक मिसाल है टेक्सटाइल की। इन दोनों में हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनर्जी की या पावर की सब्सिडी दे रहे हैं, और उस सब्सिडी को बाकी रखना या नहीं रखना बहुत बड़ा माशी फ़ैसला है। मेरा ज़ाती व्यू है कि हमें अब ग्रेजुअली सब्सिडी सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा, और जो इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट कर सकती है विद दी कंपेटिटिव कॉस्ट वो बाकी रहेगी, और गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ इंडस्ट्री का बाकी रहना मुश्किल हो गया है। Thank you शब्बर साहब for helping us understand that. But I'm trying to think कि हमें जब सब्सिडी मिलती है और हम खुशी होते हैं कि हमें इतना नहीं पे करना, is that better? और सब्सिडी ना हो और हम यूज्ड टू हो कि हमें जब इसका तायुन भी होना चाहिए। और वैसे जिस तरह से हम गैस गीज़र्स और इसमें इस्तेमाल करते हैं और जिन दामों में करते हैं दुनिया में और कहीं भी ऐसा नहीं होता था। ताज़ा सूरत हमने आपको पिछले घंटे में बताई। आलमी बरादरी से क्या कुछ तवक्को रखी जा सकती है या नहीं, इस पर भी हम तज्ज़िया लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता ही है कि हमारी टीम है चेन्नई में मौजूद, और जुमे को हमारा मुकाबला होगा चेन्नई में ही साउथ अफ्रीका के साथ, जिन्होंने कल 382 का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया था अगेंस्ट बांग्लादेश। तो ये तो मैंने आपको दे दी टेंशन, ठीक है, लेकिन अब जरा टेंशन को लाइटन अप करने के लिए हम आपको हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स आपको पता ना वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं इंडिया में। बल्कि एक्चुअली जो हमारी परफॉर्मेंस है उससे मैं सोच रही थी कि अच्छा ही है कि शायकीन को वीज़ा नहीं मिले, क्योंकि वो बेचारे वहाँ जाके क्या करते हैं। और हम सबको मिलकर अपनी टेंशन भी तो डाइवर्ट करनी है ना। चेन्नई तो हम गए नहीं हैं और शायद कोई चांस है भी नहीं जाने का। तो अतीकुर रहमान जो है वो हमें आज सैर करवा रहे हैं चेन्नई के साहिल की, बाय द वे, जिसे दुनिया का दूसरा बड़ा साहिल भी कहा जाता है बाय द वे। और तमिलनाडु रियासत का दारुल हुकूमत है चेन्नई, और इसका मरीना बीच अपनी मखसूस सकाफत के लिए बड़ा मशहूर है। सो लेट्स वॉच, टेक अ टूर। जी, अब्दुल्ला सुल्तान और हुमा, क्रिकेट की बातें तो होती रहती हैं और होती रहेंगी, लेकिन हम इस वक्त चेन्नई में हैं और चेन्नई का ये मरीना बीच क्लब दुनिया का दूसरा बड़ा बीच कहलाते हैं, इसको कहा जाता है इसको। और अगर आप देखें जो इसकी
जहाँ से सैंड शुरू होती है वो लगभग, और जहाँ से ये समंदर की लहर उठना शुरू होती है और जहाँ गिरना शुरू होती है, तो लगभग कोई 1.5-2 किलोमीटर का ये फासला है। और यहाँ आप देख रहे होंगे चेन्नई की आवाम कितनी एंजॉय कर रही है। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये चेन्नई का चिपॉक चिदम्बरम स्टेडियम भी आपको नजर आ रहा होगा, जहां पाकिस्तान अब अगला मैच जो है जनूबी अफ्रीका से खेलेगी। तो उम्मीद है ढलता सूरज पाकिस्तान टीम के बुरे दिन के साथ ही ढल जाएगा और जो नया सूरज तुलू होगा वो पाकिस्तान की कामयाबी के साथ शुरू होगा। ओके, सो वी सॉ दैट। और एक दफ़ा हम दोबारा दिखा लें तो इनका जो साहिली इलाका है ना, सैंड, वो दरअसल हम कंपेयर करना स्टार्ट हो जाते हैं कराची से, क्योंकि हम तो इधर रहते हैं। तो माशाल्लाह उतनी तबाही उधर भी लग रही है जितनी इधर है, क्योंकि हमें बड़ा अफसोस होता है। मुझे लग रहा है वैसे वहाँ ज़्यादा शायद पता नहीं, वहाँ ज़्यादा टीवी पे देख रहे हैं, हमें अपना तो पता है ना, तो हमें एटलीस्ट थ्रू द स्क्रीन्स लग रहा है कि हाल जो है ना वो अक्रॉस द बॉर्डर इधर उधर एक ही जैसा है। तो साहिलों को जी साफ रखना चाहिए। इतना बड़ा साहिल है, इतना बड़ा पता है साहिल क्या कहते हैं कि 1.5 से 2 किलोमीटर का साहिल है और उसके बाद कहीं जाके पानी शुरू होता है। सो दिस इज लेंथ की बात नहीं हो रही, यहाँ विड्थ की बात हो रही है, मतलब कितनी दूर पानी है। सो इसलिए वो जो शुरू वाला एरिया है सारा वो मार्केट सी बन गई है। मतलब है कि जब इनकी हाई टाइड वगैरह होती होगी तो वो बहुत ज्यादा नहीं, वो कहाँ, वो हमारे यहाँ दीवारों से नहीं टकराती। नहीं, वैसे मुझे दीवारों से टकराने वाला अच्छा सीन अच्छा लगता है। हाँ एग्जैक्टली, इतनी दूर होने का क्या फायदा। खैर एनीवे, तो सफाई जी बहुत जरूरी है हमारे यहाँ साहिल पे भी और उनके यहाँ भी, तो ये हमने जरूर देख लिया। थैंक यू। जरूरत सी महसूस हो रही है कुछ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, इसराइल की तरफ से आपको पता है गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। इसराइल बमबारी में मज़ीद 425 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसमें 100 बच्चे शामिल हैं। सिर्फ 1 घंटे में बमबारी से 50 अमवात हुई हैं। सहूनी जहरियत में 18 रोज़ बाद भी कोई कमी नहीं आ सकी है। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 5800 से तजावुज़ कर गई है। गज़ा पर इसराइली बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा अमले के मज़ीद 6 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक कारकुनों की तादाद 35 तक जा पहुँची। अक़वाम मुत्तहिदा भी अब बड़ा वोकल है इसराइली जहरियत के खिलाफ। और आपको ये भी बताएं कि गज़ा के 24 में से 8 अस्पताल जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ईंधन ना मिलने की सूरत में बाकी 16 अस्पताल भी आज बंद हो जाएंगे। अमरीकी सदर ने वाज़े किया है कि तमाम यरगमालियों की जो रिहाई तक गज़ा में जंग बंद नहीं हो सकती। बेसिकली कहा यही जा रहा है कि पहले तो छोड़ो लोगों को, और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि छोड़ भी रहे हैं वो। दूसरी तरफ हमास ने मज़ीद इजरायली रहा कर दिए हैं और हमास की कैद से रिहाई पाने वाली कोई 85 साल इजरायली खातून यरगमाल बनाए जाने के दौरान हमास के अच्छे बर्ताव की गर्विदा हो गई। उन्होंने बहुत कुछ कहा, सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि कैद के दौरान हमास ने अच्छा बर्ताव किया उनके साथ और तमाम ज़रूरतों को पूरा भी किया, बल्कि उनकी कुछ दवाइयाँ वगैरह थीं, ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज़ थे जिनके बारे में ख्याल भी रखा गया। सो ये है सूरत हाल, आपने सुना है। यरगमाल बनाए जाने के दौरान वो कहती रहीं कि डॉक्टर्स ने भी उनका मुआयना किया है। उधर सदर आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया है कि इसराइल हमास जंग आलमी इक़्तिसादी तरक्की को संगीन धचका पहुंचा सकती है और हम इस वक्त बहुत ख़तरनाक मोड़ पर हैं। उधर इसराइल से यकजहती के लिए फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने तेल अवीव का दौरा करके अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। वैसे क्या अच्छा, मुझे बड़ा ये अजीब लग रहा है, कोई रह तो नहीं गया हाज़िरी लगाने वाला? नहीं, हाँ, ये तो सारी बात है कि वहाँ हाज़िरियाँ भी लगाई जा रही हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये गज़ा में जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है और ईंधन पहुंचाना चाहिए और वो ट्रक जो हैं वो सारे जाना चाहिए। मतलब इधर आप उसको थपकी दे रहे हो कि बड़ा अच्छा काम किया है तुमने, पैट ऑन द बैक चल रहा है, तो उधर भी आप अफसोस कर रहे हैं और साथ अपनी सिंपैथीज दिखा रहे हैं। डिसाइड कर लें व्हाट यू वांट टू डू, ये दोनों जगह नहीं चल सकता। सलामती कौंसिल इसराइल फ़लस्तीन जंग रोकने में फिर नाकाम हो गई है। वैसे ये तो डिसमेंटल ही हो जानी चाहिए सलामती कौंसिल टाइप चीज़। ये बहुत बड़ी, इस पे भी एक बात होनी चाहिए कि आपका रोल क्या है। वैसे रूस की जानिब से फौरी जंगबंदी की तजावीज़ अमरीका ने मुस्तरद कर दी। चीनी मंदूब का भी सबसे पहले जंगबंदी पर जोर रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा
एंटनी ब्लिंकन ने इल्ज़ाम आयद किया कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास और लेबनीज़ हिज़्बुल्लाह को तेहरान की हिमायत हासिल है। तस्लीम किया कि तनाज़ा वसी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़ौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करता है। होना तो यही चाहिए था कि अमरीका और मगरबी ताकतें इसराइल को वहशियाना कार्रवाइयों से रोक कर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाती, लेकिन बदकिस्मती से ना सिर्फ मगरबी दुनिया इसराइल के जंगी जराइम पर खामोश है, अजीब बात है, बल्कि उनको कह रही है और करो। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें और रुकवाएं ये सारी चीज़ें और कहें दोनों को अब अपने लॉन्ग स्टैंडिंग जो इश्यूज़ हैं उनको अब हल कर लें, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मीर साहब हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, गज़ा से जो इतलात मिल रही हैं वो बहुत ही परेशान कुन हैं और ख़ास तौर पे शहादतों की तादाद जो है वो 5000 से कहीं ऊपर जा चुकी है। आपको इजराइल की नीयत क्या नज़र आती है? ये कोई टारगेटेड कार्रवाई के बजाय एक नस्ल कुशी जैसा मामला नहीं लग रहा आपको? बिकॉज क्लियरली वही है। इसराइल की तरफ से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों की बाकायदा नस्ल कशी की जा रही है और जो इस वक्त गज़ा की सूरत हाल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बच्चों का किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनके इमेजेस आपने देखे हैं कि उनको बहुत ही ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। तो दरअसल ये वही होलोकॉस्ट है जो कि यहूदी जो हैं उनके ख़िलाफ़ नाज़ी जर्मनियों ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद शुरू किया था। तो वही कुछ आज जो इजरायली ज़ायनिस्ट हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं और ये जो कुछ भी इसराइल की तरफ से किया जा रहा है इसकी जो वजह समझ आती है वो ये है, बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि हमने हमास को गज़ा से मुकम्मल तौर पे निकालना है, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ हमास तो नहीं है, उनका टारगेट औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। हॉस्पिटल्स में तो हमास नहीं बैठी हुई ना, तो वो हॉस्पिटल्स को भी टारगेट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बदकिस्मती की बात यह है कि तमाम जो मगरबी ताकतें हैं वो इसराइल के पीछे खड़ी हैं और ऐसा लगता है कि ये जो गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है तो दुनिया को एक तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेला जा रहा है। तो इस सूरत हाल में जो इसराइल की जो इस वक्त स्ट्रेटजी नज़र आती है वो ये है कि गज़ा को मुकम्मल तौर पे फ़लस्तीनियों से पाक कर दिया जाए। यहाँ पे जितने भी घर हैं, इमारतें हैं, इन सब को मलबे का ढेर बनाया जाए और यहाँ पे ये यहूदियों को आबाद करेंगे जिस तरह के इन्होंने दरिया उर्दन के मगरबी किनारे पे 6.5 लाख से ज़्यादा यहूदियों को आबाद किया। तो यही इनकी स्ट्रेटजी है कि जिस तरह इन्होंने मगरबी किनारे पे यहूदियों की बस्तियाँ कायम की हैं तो ये गज़ा से फ़लस्तीनी मुसलमानों को निकाल कर यहाँ पे यहूदियों की बस्तियाँ कायम करनी चाहते हैं। और ये दरअसल जो यूनाइटेड नेशंस का 2 स्टेट सलूशन फार्मूला है ये उसकी खिलाफ वर्जी है, बहुत सी चीज़ों की खिलाफ वर्जी है, मतलब जंगी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। मीर साहब, आप फ़लस्तीनियों का जज्बा भी पूरी दुनिया ही जानती है, गज़ा की पट्टी से भी आप वाकिफ़ हैं। आपको लगता है कि इसराइल किसी मौके पर अगर ज़मीनी हमला करने के लिए यहाँ आया तो इसे आसान अहदाफ नहीं मिलेंगे बल्कि प्रॉब्ली गोरिल्ला वॉर जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़े? आपको पता ही होगा कि अभी 2 दिन पहले इजरायली टैंकों ने कोशिश की कि खान यूनिस के रास्ते से वो गज़ा की पट्टी में दाखिल हों। खान यूनिस जो है ये रफ़ा बॉर्डर और गज़ा सिटी के दरमियान एक जगह है खान यूनिस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम भी है। तो ये बिल्कुल जो इजरायली सरहद है उसके करीब है, लेकिन यहाँ से जैसे ही इजरायली टैंक दाखिल हुए तो उनको बड़ी शदीद मुज़ामत का सामना करना पड़ा और वो अपने टैंक छोड़ के वापस भाग गए। जिसके बाद इजरायली फ़ौज ने रफ़ा की जो बस्ती है बॉर्डर के साथ जो एक छोटा सा टाउन है वहाँ पे भी उन्होंने बमबारी की और बहुत से बच्चों को शहीद किया। तो ये ऐसा लगता है कि इजराइल जो है वो ज़मीनी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकता हमास का। उसकी जो ज़मीनी फ़ौज है वो 2-3 दफ़ा कोशिश कर चुकी है गज़ा में दाखिल होने की, उसको शदीद मुज़ामत का सामना करना पड़ता है। लिहाजा वो अपनी जो एयर फोर्स है उसके ज़रिए हमास को मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं और इस हमास के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की आड़ में वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी इजरायली फ़ौज गज़ा में दाखिल होगी, उनकी ज़मीनी फ़ौज, उनके टैंक, उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ जब भी दाखिल होंगी उनको शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा और इजरायली फ़ौज जो है वो अपने जानी नुकसान से डरते हुए अभी तक बाकायदा ज़मीनी हमले से गुरेज कर रही है।
अच्छा मीर साहब ये भी बताएं कि दुनिया की मुजरिमाना खामोशी का तो बहुत जिक्र हो चुका है और बहुत मातम भी हो चुका है, इस बात पे बड़े आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, तुर्की वगैरह क्या करें, हम क्या कर सकते हैं इजराइल का हाथ रोकने के लिए? देखें, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कल पाकिस्तान में जो फ़लस्तीनी सफ़ीर हैं अहमद जवाद, उनके साथ मुलाकात की और उसके बाद जो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है वो बड़ा अहम है। उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो 1967 से पहले का जो बॉर्डर है उसकी बुनियाद पर एक आज़ाद और इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बिहाफ पे जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है उसमें 2 स्टेट फार्मूले को मेंशन नहीं किया गया, जो कि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की रोशनी में कहा जाता है 2 स्टेट फार्मूला। लगता ये है कि आर्मी चीफ के ख्याल में जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी है वो ज़्यादा अहम है। कायद-ए-आज़म ने दिसंबर 1947 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को एक ख़त लिखा था और उसमें उनसे कहा था कि हम जो फ़लस्तीन की तकसीम है इसको नहीं मानते और इससे कभी भी मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। और कायद-ए-आज़म ने यह भी कहा था कि इसका सिर्फ फ़लस्तीनी अरबों को नुकसान नहीं होगा बल्कि वो यहूदी जो कि नाजी जर्मनियों के जुल्म का शिकार हुए उनको भी कभी अमन व सुकून नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है, तुर्की भी फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है, ईरान भी फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। इस वक्त जो असल इम्तिहान है वो अरब ममालिक का है और अरब ममालिक की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो 2 स्टेट सलूशन को सपोर्ट करती है, लेकिन फ़लस्तीनियों की एक बड़ी अक्सरियत और इजराइलियों की बड़ी अक्सरियत जो है वो 2 स्टेट सलूशन को सपोर्ट नहीं करती। तो इस सूरत हाल में हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम मिस्र की जो हुकूमत है उससे दरख्वास्त करें कि आप पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनकी तरफ से फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इमदाद के लिए जो सामान भेजने का रास्ता है वो रफ़ा बॉर्डर है और वो सिर्फ मिस्र के ज़रिए आप भेज सकते हैं। पाकिस्तान की जो फलाही तंजीमें हैं, NGOs हैं, उनको अगर मिस्री हुकूमत वीज़े दे दे तो उससे भी काफ़ी मुश्किलात आसान हो सकती हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ पे जाएंगे, इनके साथ डॉक्टर भी जाएंगे, ये रिलीफ गुड्स भी लेके जाएंगे। तो हम इस तरह से अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो पाकिस्तान में जो इमदादी तंजीमें जो हैं वो फ़लस्तीनियों की मदद करना चाहती हैं, उनको तो वीज़े ही नहीं मिल रहे, मिस्र का ही वीज़ा नहीं मिल रहा। तो इसके लिए जो हमारी हुकूमत है और जो OIC है उसको चाहिए कि मिस्री हुकूमत से दरख्वास्त करे कि इंसानियत के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे आप सिर्फ इतना कर दें कि हमें इमदादी सामान रफ़ा बॉर्डर तक पहुंचाने की इजाज़त दे दें और जो पाकिस्तानी वहाँ जाना चाहते हैं उनको वीज़े ज़रूर दे दें। बहुत शुक्रिया मीर साहब। बहुत से लोग हैं यकीनन जो कि मदद करना चाहते हैं, ख़ुद जाके ना कर सकें तो एटलीस्ट कोई इमदाद किसी तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब हमें ये बातें सुनने में आती है ना कि रफ़ा क्रॉसिंग पे लिटरली 7-8 ट्रक को ही जाने की इजाज़त मिल रही है तो बिल्कुल फिर हम हैरान हो जाते हैं कि एटलीस्ट वो चीज़ तो खुल जानी चाहिए कि बाकी जंग जो हो रही है वो एक और मामला है, लेकिन जो दुनिया में एक तरीक़ेकार है कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो चलती रहती है, जो कि इधर बिल्कुल बंद की हुई है। बिल्कुल ये 1-2 ट्रकों वाली बात है, वो तो वहाँ के लोग ही जमा करके भेज देते होंगे। वो तो अली इमरान भी बता रहे थे, वो तो लंगर में वो तो क्रॉस करते ही बच जाता है, वो क्या खाना हमारे यहाँ तो लिटरली बिल्कुल सही वो कह रहे थे कि वो तो लंगर में ही इतने ट्रक हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत कम तादाद है, इससे तो डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ जो किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो उस क्रॉसिंग का मामला जो है वो ठीक होना चाहिए। कौन से जंगी कवानीन के खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं या ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें, मतलब अस्पतालों पे हमले कौन करता है किसी जंग में? अजीब व गरीब, इधर तो उल्टी ही गंगा जो कि कहते हैं ना वो बह रही है। और जो कर रहा है ये सारी हरकतें, जो जंगी कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, उसकी सपोर्ट के लिए सारे उसका दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं बेटा ठीक है तुम जो कर रहे हो वो ठीक है। अच्छा खैर, कराची के लोगों को हम ये खबरदार करेंगे कि ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ वर्जी पर अब ज़रा ज़्यादा भारी जुर्माने देना पड़ेंगे। लिटरली हज़ारों की बात अब हो रही है, अब आप 150 या 500 नहीं हो सकते।
शायद कोई क्या यकीनन अच्छा ही है, क्योंकि यही एक वाहिद तरीका है मेरा ख्याल है ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कराने का। तो और ये कब से शुरू होगा? 1 नवंबर से ये शुरू होगा और ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, क्या आपको हम पूरी लिस्ट बता रहे हैं, गाड़ी को 3000 रुपये जो है वो जुर्माना होगा। हेलमेट इस्तेमाल ना करने पर मोटरसाइकिल सवार को 500 रुपये का जुर्माना होगा। चाहिए 5000 होना चाहिए क्योंकि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हेडलाइट रोशन ना होने पर मोटरसाइकिल सवार को 600 रुपये और गाड़ी को 800 रुपये जुर्माना होगा। और सिग्नल तोड़ने वाले मोटरसाइकिल और कार सवार को, वैसे ये इतना ज़्यादा, वैसे सिग्नल तोड़ने वालों को कम से कम भी 2000 रुपये जुर्माना एटलीस्ट। ये तो मतलब क्योंकि ये तो कोई सीन ही नहीं है 500 वाला, क्योंकि ये तो आपकी डिसीजन मेकिंग का कसूर है ना कि आप देख रहे हैं कि लाल है और आप बीच में गुजरे 2000 और एक चपेट। आई एम सॉरी, कुछ ना कुछ और भी नहीं सुनानी चाहिए अब्दुल्ला, वरना हमारे ट्रैफिक का हाल तो आपको पता ही है। करेंगे 2000 तक ही मामला। मेरा ख्याल है कि हम तो हज़ारों की बात कर रहे थे, हम ये इनकरेज करेंगे कि जो पर्टिकुलरली सिग्नल तोड़ने वाला जुर्म है ना, ये 500 पे सेटल ना करें, इसको कम से कम 2000 रखें फॉर द बाइकर्स एंड मे बी गाड़ी के लिए आप 3000 कर दें, ठीक है, करें, फिर देखें कि आप कौन सिग्नल तोड़। अच्छा, रंगीन शीशे होने पर गाड़ी के चालान की मद में 1200 रुपये देने पड़ेंगे और लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल सड़क पर लाने, एग्जैक्टली लाइसेंस के बगैर बेसिकली अगर आप चला रहे हैं तो 1000 उसका होगा। अब उसको तो आप तो इम्पाउंड कर देना चाहिए कि लाइसेंस नहीं है तो चला क्यों रहे हो। अच्छा, कार ड्राइवर 1500 जुर्माना देंगे अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है ओनली। भाई मुझे इन जुर्मानों पे कोई इशू है बिकॉज दिस इज़ जिसको कहते हैं ना कि क्रिमिनल ऑलमोस्ट बात है कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं। हमने यहाँ 12-12, 13-13 साल के बच्चों को गाड़ी और मोटर बाइक चलाते हुए खुद देखा है। अच्छा, वैसे एक साथ तो अगर 1500 रुपए देने हैं उस जुर्माने में तो दोबारा करेंगे। इस पे तो वैसे जुर्मों के अंदर होना चाहिए। हाँ, इम्पाउंड करें गाड़ी ये को। ये हमने आपसे ज़रूर बात करनी है कि जहां हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि ठीक है शहरियों से आप दोबारा और भारी जुर्माना हासिल करें, 500 वास्तों से भी आगे बढ़ जाएं, 2-3 हज़ार रुपये की बात है, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू सिग्नल तोड़ना। साथ ही ये जो ड्राइविंग टेस्ट है ना आपका, ये भी कुछ अजीब सा ही है। मतलब उस दिन मेरा एक दोस्त बता रहा था कि कहता है मैं 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और लाइसेंस समहाउ पता नहीं था नहीं है क्या था, या उसने ड्राइविंग टेस्ट बहरहाल दे दिया, फिर ठीक है, कहता है जितने थे ना सब फेल हो गए। कोई दुनिया का आदमी, वो शजोर टाइप एक ट्रक टाइप होता है, छोटी गाड़ी टाइप, कहता है कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं पास कर सकता वो। तो फिर भी उसको मिल गया लाइसेंस? नहीं मिला। अच्छा ठीक है, कहता है वो ड्राइविंग टेस्ट कोई पास ही नहीं कर सकता। अच्छा, कम उम्री में मोटरसाइकिल चलाने वाले को 1500 क्या हो रहा है पता आपको पता है कि मोटरसाइकिल चलाना, अगर एक तो लाइसेंस ना हो आपके पास, खुद के लिए भी ये बहुत नुकसानदेह बहुत हो सकता है, बैड, और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बीच में से आप गुजर रहे होते हैं। मतलब इट्स नॉट इनफ, आई थिंक, ये मेरा अपना ओपिनियन है। और गाड़ी चलाने पे 2000, जो गाड़ी ले के निकल ही जाएगा वो 2000 जेब में रखेगा, अगर पकड़ा गया तो दे देगा आराम से। गाड़ी को इम्पाउंड करें। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के रास्ते की तमाम रुकावटें जो हैं वो एक एक करके हटती नज़र आ रही हैं और पहले उन्हें हिफाजती ज़मानत के साए में पाकिस्तान आने का मौका मिला, वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात है, और अब उन्हें मज़ीद रिलीफ मिल गया है। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दोनों अदालतों से ज़मानतें भी मिल गईं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस भी जारी कर दिए। जबकि हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में भी साबिक वज़ीर आज़म के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख करते हुए 10 लाख रुपए के ज़मानती मचलकों पर ज़मानत कर ली है मंजूर। और इससे पहले आपको पता है कल पंजाब की निगरान काबीना ने अल अजीज़िया रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त अच्छा, उसकी दरख्वास्त के बारे में हम आपको बता दें कि नवाज शरीफ सियासी मुखालफिन ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो डील के तहत वापस आए हैं। ऑब्वियसली फिर यही लगना स्टार्ट हो जाएगा सारों को। नून लीग का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साबिक दौर में गलत मुकदमा जो हैं वो बनाए गए थे और उन्हें साजिश के जरिए इक़्तिदार से, इसलिए अब वो कह रहे हैं कि अब डील के हैं जो भी कहें अब ठीक हो रहा है हमारे साथ बेसिकली। अच्छा जी, ये सारी बातें निगरान वज़ीर आज़म से भी सवाल किया जा रहा है कि भाई क्या ये तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि पीटीआई सर्टनली शिकायत करती नजर आ रही है। उनका क्या मौक़िफ़ है सुन लें।
इलेक्शन इंशाल्लाह गहमा गहमी हो गई है। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगा, मैं और आप इकट्ठे वोट देने जाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है, वो याद है जब वहाँ पर वो कोई एक महाज बना था, वह साउथ जुनूब ऐसे, याद है? नहीं, मुझे को भूला हुआ है ना, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि याद है? और फिर वो महाज कहाँ एंड अप हुआ, या मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब सूबा महाज, लेकिन क्या हमने 2018 की गलतियों से सीखा नहीं? सवाल तो ये है कि क्या तब जो गलतियां की गई थीं अब वो गलतियां में भी किसी और के साथ दोहराई जा रही हैं, ये भी अहम बात है। आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, आसमा क्या हाल है आपका? अच्छा आसमा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछते हैं कि मियां नवाज शरीफ की आमद और उसके बाद कानूनी रिलीफ वगैरह के मामलात पर मुख्तलिफ सियासी जमातों को ये खदशा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिलेगी, और आपको इस बात में कोई वजन नज़र आता है? बाकी जो कंप्लेन कर रहे हैं सही कह रहे हैं? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा मुख्तलिफ जमातों की तरफ से हो रहा है। मसलन पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पंजाब में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, यानी जलसों की इजाज़त उनके कारकुनों के हवाले से, और ये मुख्तलिफ उनके जो कायदीन हैं वो बार बार इस बात का इशारा कर रहे हैं। बिलावल साहब ये बात कह रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब ये बात कह रहे हैं, तो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा है वो ये बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो JUIF भी जो है वो इस तरह के शिकवे करती हुई अब दिखाई दे रही है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनके जो लीडरान हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनके मुख्तलिफ जो लोग हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ख़ास करके हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का हमला है, या फिर बाजोड़ के अंदर हमला हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे उनको ये शिकवा है कि अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो एक एतराज़ मुख्तलिफ सियासी जमातें इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी को उठा रहे हैं कि शायद उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको सहूलत दी जा रही है, उनका जलसा जो कामयाब हुआ है उसके ऊपर भी तनकीद और एतराज़ात किए जा रहे हैं। तो ये शिकवे अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये सियासी जमातें हैं जो कि कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा, किस तरह नहीं मिल रहा, इसके ऊपर भी वो इस जुमले से आगे वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो जाहिर है बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब का आना, जिस तरह से वो आए हैं, जिस तरह से फिर पंजाब की निगरान हुकूमत ने उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल की है, सवालात उठाए जा रहे हैं, बहुत से सवालात हैं, मगर अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं जिसमें कि ये सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी, और वो इलेक्शन की एक्टिविटी शुरू करने से पहले के या उसके आगाज़ के साथ ही ये मामला। आसमा साहबा, अगर डील की बातें हो रही हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो उसका कंडक्ट भी देख लेते हैं जिस पे ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। लगता है कि मुस्लिम लीग नून खुद भी इसी तासुर को परवान चढ़ाना चाहती है कि भाई हाँ, अगली हुकूमत हमारी है, हम डील करके आए हैं। तो क्या इस तासुर का बनाना सियासी तौर पर फ़ायदेमंद होगा मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, किसी भी सियासी जमात के लिए तो बिल्कुल फ़ायदा मंद नहीं है कि उसको पहले से ही उसकी जीत से पहले या उसकी कामयाबी से पहले या उसकी इवन शिकस्त के बावजूद कामयाबी के तासुर जो है वो दिए जाएं, या ये तासुर दिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट उनके करीब है या इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे है। मगर अनफॉर्चुनेटली पंजाब के अंदर माजी में इस तरह से रहा है कि ये तासुर बड़ा पुख्ता किया गया कि ऐसे लोगों के साथ जो है वो बात की जाए, या ऐसा तासुर दिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैक पे खड़ी है या पीछे खड़ी है। ये पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर ये बात होती रही है, और आपने देखा कि 18 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से इस पूरे जो सिनेरियो था उसके अंदर इसका फ़ायदा उठाया, सियासी तौर पे फ़ायदा उठाया। लेकिन नतीजा क्या निकला? एक हाइब्रिड रिजीम के तौर पर या एक सफ़े की हुकूमत थी जो कि नतीजे में आई। अब अगर PMLN के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं और PMLN इस तासुर को ज़ायल करने में दिलचस्पी नहीं रखती
रखती, तो फिर जाहिर है कि इसका नतीजा भी वही निकलेगा। अगर वो कामयाबी जेन्युइनली भी लेंगे तो भी परसेप्शन ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने या मुक़्तदरा ने हाथ रखा था, मुक़्तदरा ने कंधे के ऊपर हाथ रखा था, या मुक़्तदरा की सपोर्ट की वजह से PMLN जो है वो इलेक्शन जीती है, अगर वो जीतती है। तो इस तासुर को ज़ाइल करने में करना सियासी जमातों के लिए ज़रूरी है। अगर नहीं होगा ये ज़ाइल, और अगर ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट साथ है, अगर ये ज़ाइल नहीं होगा तो सर्टनली इंतखाबात पे पहले ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग भी रहा है। और नहीं, लेकिन ये वैसे इतनी नई बात तो होनी नहीं चाहिए। अगर पिछले इलेक्शंस वगैरह को भी चले 2018 वाले को ही देख ले तो क्या पता नहीं था कि कौन जीत रहा है, तो और कौन जिता है, किसको जिता रहा है। तो ये तो एक ऑलमोस्ट अच्छा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट मूवी। क्या कौन सी थी? मूवी का नाम है इन फ्लेम्स और ये है एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर। टीजर इसका देखें, उसके बाद इस मूवी में किरदार की कहानी एक माँ और एक बेटी के गिर्द घूमती है और माँ का किरदार निभाया है बख्तावर मज़हर साहिबा ने। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड जो बेटी हैं वो हैं रमीशा नवाल। और ये फिल्म दुनिया भर के मोस्ट प्रेस्टिजियस कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश की जा चुकी है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी पेश की जा चुकी है। बिल्कुल, बेहतरीन फीचर का अवार्ड भी मिल चुका है इस फिल्म को। और डायरेक्टर शायद आपने बता दी है ज़रार खान है, खान ज़रार कहते हैं वो अपने आप को, और प्रोड्यूसर हैं अनम अब्बास। वेलकम गर्ल्स, क्या हाल है? ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर। एक तो हम रोमांटिक और इस किस्म की चीज़ों में ज़्यादा देखते हैं कि हो रही हो, लेकिन दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट जॉनरा। बख्तावर, सबसे पहले तो आप, क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, थिएटर में भी आप काफ़ी काम करती रही हैं, दिस योर फर्स्ट फीचर फिल्म? इट इज़। हाउ डिड इट कम अबाउट और क्या चीज़ अपील की आपको इसके बारे में? देखिए, मैंने ज़रार के साथ पहले एक शॉट की थी 2018 में दिया के नाम से। वो भी आप समझ लें कि इसी कहानी का एक शुरुआती खाका थी, छोटा एक खाका, और उसके करने के बाद कई सालों तक फिर कोविड एंड ऑल खामोशी रही। लेकिन जब ज़रार ने और अनम ने फीचर बनाने का फ़ैसला किया तो उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट किया। तो कहानी से आप पहले वाकिफ़ थी, लेकिन ज़ाहिर है हमारी ऑडियंस और हम वाकिफ़ नहीं हैं। नहीं, इन फिल्म्स काफ़ी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि वो फीचर है, फुल लेंथ है। कहानी क्या है, यही पूछना। माँ और बेटी की कहानी है। देखिए अब्दुल्ला, हमारे द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी में आपको पता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में ख़वातीन के साथ क्या क्या मसाइल आते हैं, तो उसको सिर्फ हॉरर कहना एक नाइंसाफ़ी होगी मेरे ख्याल, मेरे पर्सनल ओपिनियन में। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव, ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो कि हमारे माशरे में जिन पे बात होनी चाहिए। ये फिल्म और कुछ करे ना करे, अगर एक डायलॉग ओपन कर दे तो भी हम समझते हैं कि हमने कुछ हासिल किया। ख़वातीन के लिए लेजिस्लेशन, चाहे हरेसमेंट, चाहे और मसाइल दीगर होते हैं। अकेली दो ख़वातीन, माँ बेटियाँ अगर किसी मसले में आ जाएं तो किस तरह नेविगेट करती हैं और किस तरह से अपनी और एक दूसरी की मदद से निकलती हैं। बहुत सी ख़वातीन इससे रिलेट टाइम शो कर पाएंगी। रमीशा तो कैसे पहुंच गई भाई, फिल्म तक पहुंच गई हैं? क्या कहानी है? शुरू से शौक था बचपन से फिल्म में आने का, टीवी में आने का। बस ये था कि मैं ऑडिशन देकर आई थी कहीं से एंड वो ऑडिशन काम नहीं करा, तो मैंने अपनी दोस्त को मैसेज करा, यार मुझे कोई ऑडिशंस प्लीज़ भेज दो अगर हैं तो फिर आई केम अक्रॉस दिस कास्टिंग कॉल बाय ज़रार खान एंड फिर मैंने उनको लुकअप करा, मैंने देखा उन्होंने पहले क्या काम करा है एंड देन आई वाज इन लव विद हिज कुछ लोगों की किस्मत होती है ना, मतलब कि उसके बाद इन्होंने दुनिया फिर ली, कहाँ कनाडा में फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस में पहुंच गए, कांस भी चली गई। ज़बरदस्त बात है। ऑलरेडी आपको बता दें, इफ़ यू आर इन कराची तो फिल्म लगी हुई है कराची में, एटीएम सिनेमा में लगी हुई है, सदर पे लगी हुई है टिल द 31st। तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। दिस इज़ डिफरेंट। इसका हम जो ट्रेलर देख रहे थे वो भी लग रही है और जो हम आप लोगों के साथ बातें भी कर रहे थे। इसके बाद भी कोई इसका, क्योंकि आप कह रही है ना इसका पहले एक खाका था फिर ये आया, तो कुछ इसके सेकंड भी होगा, सीक्वल टाइप? जी बिल्कुल, ये एक मुकम्मल फीचर फिल्म है। वो तो एक शॉर्ट थी दिया। ये फिल्म लकीली आप ये कह सकती हैं कि इस वक्त दुनिया में चल रही है। सिडनी, बुसान, फिनलैंड, अब जापान जा रही है, नॉर्थ अमेरिकन भी हो गया। वैसे दिस फिल्म इज शॉट इन कराची? यस जी बिल्कुल, कराची की कहानी, इसीलिए मैं चाहूँगी कि कराची के लोग जाएं और देखें, क्योंकि ये गुलशन और जौहर में शूट हुई हुई है और कराची की माँ बेटी की कहानी है। इस फिल्म में बाय द वे थोड़ा सा रोमांस भी है तो लोगों को उस मतलब वो भी मज़ा आएगा, हल्की भी है एंड देन देयर इज साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सो इट्स अ लॉट। क्या दौरान है इस फिल्म का, ड्यूरेशन क्या है? एक नॉर्मल शॉट या 90 मिनट्स ऑलमोस्ट, फीचर का जो होता है 90 मिनट्स है। चलिए जी, आई एम श्योर अब तो आप फिल्म स्टार बन गई हैं।
हाँ, पूरी दुनिया से तो घूम के आ गई हैं, लेकिन यहाँ लोगों को शायद इतनी वाकफियत नहीं थी। अब तो कराची के सिनेमा घर में आपकी फिल्म लग गई है। और फिर ये जॉनरा जो है ना, ये हमें जरा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुख्तलिफ लग रहा है, थ्रिलर है, and the look of the feel and the feel of the film is very interesting. So you can watch it. Thank you so much, Bakhtabar and Ramisha, for being here. Best of luck and congratulations already on your film. तो जाके जरूर देखिएगा 31st तक. If you are in Karachi, it's playing in 8. फिल्म का नाम है In Flames. We're going to see you tomorrow. Bye.